तो हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि पदार्थ कहते किसे हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो हर वो वस्तु जो जगह घेरती है, जैसे इस बोर्ड ने जगह घेर रखी है इतनी, इसका द्रव्यमान भी है, यानी ये पदार्थ है। ऐसे ही हर वह वस्तु जिसका वजन या द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरते हो यानी उसके अंदर आयतन पाया जाता हो, तो उसे अपन कहेंगे पदार्थ। तो इसे कहेंगे पदार्थ। अब पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर और एक है रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, उप अवस्था कहते हैं। और वो तीन उप अवस्थाएं कौन सी है तो आपको पता ही होगी। पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी है गैस अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इनको जानने से पहले हमें पदार्थ के बारे में क्लियर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको पदार्थ की परिभाषा याद नहीं हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, और ऐसी परिभाषा बताऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगी। कि पदार्थ उसे कहते हैं जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, जिस वस्तु में वजन या द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है, इसने जगह घेर रखी है, जो वस्तु में वजन होता है और स्थान को घेरती है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ के तीन अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कि अगर आपको पदार्थ के तीन अभिलाक्षणिक गुण होते हैं और अगर आपको पदार्थ को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए अपन एक बार बोर्ड में डाल देते हैं। ये याद रखना, तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। भौतिक अवस्थाएं में तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कितने होते हैं? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण तीन होते हैं। कौन कौन से वो मैं बताता हूं अभी आपको। एक, दो, तीन। पदार्थ के तीन अभिलाक्षणिक गुण होते हैं और तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट गुण हैं और पूछे जाने वाले गुण हैं। पदार्थ के पहला जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वो होता है पदार्थ के कणों के मध्य। एक सबसे पहली चीज ये याद होनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा एनसीईआरटी की किताब में कहा गया है। तो याद हो कि पदार्थ के कण इतने छोटे और इतने बारीक होते हैं और हर पदार्थ, हर वस्तु कणों से मिलकर बनी होती है। तो पहला जो अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा बताता हूं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के मध्य
आकर्षण बल होता है। ये तीनों पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको तीनों को याद रखना है। मैं तीनों के प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि कैसे इनको समझाना है। तो अपन सबसे पहला गुण, तीनों चाहे तो फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, नोट कर लो। मैं बता रहा हूं पहला गुण, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, इसे कैसे करना है। एक बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर ये मैंने 50 ml का निशान लगा दिया, कितना 50 ml होता है। 50 ml मैंने डाल दिया इसके अंदर जल, 50 ml जल भर दिया, जल भर दिया 50 ml। अब 50 ml जल भर दिया है मैंने, अब मैंने लिया 1 कप चम्मच शक्कर, 1 कप चम्मच शक्कर ली, 1 कप या 1 चम्मच, दोनों में से कुछ भी ले लो। 1 चम्मच शक्कर ले ली मैंने। 1 चम्मच शक्कर जैसे ही मैं इसमें डालूंगा, ये शक्कर डालूंगा, तो शक्कर क्या ऊपर के ऊपर ही रहेगी क्या, कि शक्कर सारी यहाँ जमा हो जाएगी? नहीं, यहाँ नहीं होगी, नहीं होगी जमा, नहीं होगी। शक्कर जो है, कोई शक्कर यहाँ आ जाएगी, कोई यहाँ आ जाएगी, कोई यहाँ बैठ जाएगी, कोई यहाँ आ जाएगी। ये यहाँ सब क्यों आएगी? शक्कर अगर पानी के अंदर क्यों जा रही है और पानी के ऊपर क्यों नहीं बैठ रही है? तो सबसे पहले चीज तो ये याद होनी चाहिए कि हमारा पहला जो गुण है वो है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्योंकि जल एक पदार्थ है, क्योंकि ये इसके अंदर द्रव्यमान है और ये जगह भी घेरता है, तो हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये एक पदार्थ है, तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होंगे। अब जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान थे, मैंने शक्कर डाली और ये जो शक्कर के कण थे वो जो खाली स्थान थे उनमें जा जाके यहाँ पे खाली स्थान था तो यहाँ पे एक शक्कर आ गई, यहाँ पे खाली स्थान था यहाँ एक शक्कर आ गई, यहाँ एक शक्कर आ गई। ऐसे करते करते सब जगह पे शक्कर जो जो खाली स्थान थे उन जगहों पे शक्कर आके समावेश हो गई। तो ऐसे ये जो घोल बन गया, पानी और शक्कर का घोल बन गया। अब हम इसे हिला देंगे तो हमें शक्कर नहीं नजर आएगी, लेकिन जो रिक्त स्थान थे पानी के अंदर, पानी के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान थे उनके मध्य शक्कर जाके घुल चुकी है, यानी अभी एक सॉल्यूशन बन चुका है, विलयन बन चुका है। तो इस तरीके से अब हम इसमें से पानी, इस पानी के अंदर से, इस बीकर के अंदर से, इस जल के अंदर से हम शक्कर को वापस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन रिक्त स्थानों के मध्य समाहित हो चुकी है, अब हम उन्हें नहीं निकाल सकते। तो ये था एक, तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि हमें नजर नहीं आते। तो ये था पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान। दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहले पॉइंट पे डाउट हो तो कमेंट कर देना। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं, गतिशील दिखा है, ठीक है ना, थोड़ा तेज लिखता हूं मैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ऐसा क्यों? समझो, अपने घर में खाना पक रहा है, तो जब खाना पकता है तो हमें उसकी खुशबू दूर से ही आ जाती है। खाना पक रहा है घर में और हम दूसरे कमरे में बैठे, पर हमें पता लग गया कि ये सब्जी बन रही है, ये सब्जी नहीं बन रही है, या कोई सी और सब्जी बन रही है, दाल चावल बन रहा है, हमें दूर से खुशबू आ गई, जबकि खाना तो किचन में बन रहा है और हम बैठे हैं कमरे में दूर, लेकिन हमें खुशबू आ रही है यहाँ तक, क्योंकि जब हम खाना बना रहे हैं और हम उसे तापमान दे रहे हैं, समझो, जैसे अपन ने उस पदार्थ को, उस खाने में नीचे गैस सिलेंडर है और हमने उसे गैस पे रख रखा है, अपन उसे पका रहे हैं, अपन उसे तापमान देके उसके तापमान दे रहे हैं और उष्मा प्रदान कर रहे हैं। हम उस खाने को उष्मा प्रदान करते हैं तो वो भी पदार्थ है, क्योंकि उस खाने ने भी जगह घेर रखी है। तो जैसे ही हम उसे तापमान देंगे, तापमान देते ही उस पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिशीलता बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो कंपन करने लगेंगे। और पहले जब खाना ऐसा होगा, इमेजिन करो खाना ऐसा होगा, इस टाइप में होगा, लेकिन
जब अपन इसे गैस सिलेंडर से ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये आपस में कंपन करने लगेंगे, छूटने लगेंगे, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, और एक टाइम आएगा कि इतना ज्यादा तापमान मिल जाएगा कि ये कोई इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इस तरीके से निकल जाएंगे बाहर। तो अब है ना, ये जैसे ही इनकी खुशबू बाहर निकली, इनके कण फैले, और कण फैलते ही अपने तक वायुमंडल है, सब तरफ वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक गैस और ये दूसरी गैस यानी खाने की खुशबू वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे तक पहुंच गई। मैं यहाँ पे खाना पक रहा है, मैं यहाँ बैठा हूं, तो यहाँ से जो खुशबू आई वो आते जा रही है, और यहाँ पूरे वायुमंडल में भी तो ऑक्सीजन है, इसके साथ मिलते मिलते मेरे तक पहुंच गई और मुझे पता लग गया कि दाल चावल बने। तो इस तरीके से जब अपन तापमान देते हैं तो पदार्थ के कणों के मध्य कंपन बढ़ता है, और कंपन बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो पदार्थ के कणों के मध्य का जो आकर्षण बल होता है वो टूटने लगता है, और पदार्थ के कण दूर दूर तक चले जाते हैं, और इस कारण अपन को इतनी दूर खुशबू आ जाती है। एक और इमेजिन करो, एक कमरे में ना छोटी सी मच्छरदानी की कोयल आती है, उसे रख दो, और उसे रख दो, जलाओ मत, तो उसके पास जाके अपन को उसकी खुशबू लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही अपन उसे जला देंगे, जैसे ही अपन उसे जला देंगे तो उसकी खुशबू दूर तक आएगी, दूर तक। जलाने का यही है फंडा कि जलाते हैं, यानी तापमान दिया तो उसके कणों के मध्य कंपन हुआ तो गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उसके कण दूर दूर तक चले गए और अपनों तक पहुंच गए, और उनकी खुशबू अपन ले सकते हैं। तो ये था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये पॉइंट भी समझ में आया? आ गया तो लिख दो हाँ। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। ये पॉइंट है अपना तीसरा और आखिरी। पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, 2 समझा दिए, ये तीसरा है। अब इसे समझना कैसे। इसके लिए सबसे पहले मैंने ली एक लोहे की कील, ये लोहे की कील ली, एक ली चोक, और एक लिया रबड़ बैंड। लोहे की कील ली मैंने, और लोहे की कील पे हथौड़ा मार दिया। क्या लोहे की कील का चूरा हो गया क्या, या लोहे की कील टूट गई क्या हथौड़ा मारने से? नहीं टूटेगी, लोहा है, लोहा इतनी आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि उनके कणों के मध्य आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि हथौड़ा भी नहीं तोड़ पाता, लोहे को मशीन के थ्रू ही काटा जाता है। लेकिन अब तुमने दूसरी चीज ली चौक, इस पे हथौड़ा मारोगे तुम, चौक पे हथौड़ा मारते ही चौक चूरा चूरा हो जाएगी। और अब समझना, कील पे हथौड़ा मारा, कील नहीं टूटी, लेकिन चौक पे हथौड़ा मारा और चौक चूरा हो गई। ऐसा क्यों हुआ? चौक के कणों के मध्य आकर्षण बल कमजोर था, कि हथौड़ा मारते ही उसके कणों के मध्य आया ना, उसके कणों के मध्य का आकर्षण बल टूट गया और चौक चूरा चूरा हो गई। ठीक है, अब रबड़ लिया। अब रबड़ का क्या करेंगे? रबड़ को मैं खींचूंगा, इतना ऐसे खींचूंगा, खिंच जाएगा, समझना। ये रबड़ लिया और ये रबड़ को ये खींचा, खिंच गया, लेकिन टूटा नहीं अभी, लेकिन जैसे जोर से खींचूंगा टूट जाएगा। तो एक इतनी जोर से खींचा, लेकिन हथौड़ी से मारा था तो रबड़ को कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसको खींचा और खींचते ही ये टूट गया, यानी इसके कणों के मध्य का आकर्षण बल कमजोर था और ये भी टूट गया, और रबड़ भी टूट ही गया, और ये रबड़ टूट गया, ये रबड़ टूट गया। तो ये था आकर्षण बल, कि कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, और जैसे ही इन कणों के मध्य का आकर्षण बल टूटता है तो या तो ये टूट जाते हैं, या जैसे ना खाने में खुशबू आने लग जाती है। तो अभी ये चौक का चूरा हो गया जैसे आकर्षण बल टूटा था। आकर्षण बल को पार कर देते हैं कण, उस वक्त वो वस्तु टूट जाती है। ये याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट था। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। ये तीनों पॉइंट क्लियर है? अभी लाक्षणिक गुण तो हुए खत्म। अगला
अगला टॉपिक जो है वो मैं बताता हूं तुम्हें, रुको। अब एक टॉपिक आता है विसरण, समझ लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है कि विसरण किसे कहते हैं। विसरण, विसरण की परिभाषा ये है कि किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः ही मिल जाए तो उसे विसरण कहते हैं। तो विसरण का एक सीधा सा एग्जांपल ये बताता हूं तुम्हें कि अपन एक अगरबत्ती लाए, अगरबत्ती को जलाया, उसका धुआं उठ रहा है, तो अपन उस धुएं को हवा फूक फूक मार के या कॉफी से यूं यूं करके ऐसे ऐसे करके उसे आगे नहीं पहुंचा रहे, हमें बस वो अगरबत्ती पकड़ लेना है और कहीं भी लगा देना है। जहां का जितना भी वायुमंडल रहेगा उसमें इसकी खुशबू फैल जाएगी, यानी जो अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन थी, CO2 थी, इन सभी के अंदर जो अगरबत्ती से निकली खुशबू थी वो भी फैल जाएगी। यानी समझो, अगरबत्ती तो है पदार्थ के एक कण, यानी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के कणों में स्वतः मिल जाए तो उसे अपन कहेंगे विसरण, विसरण उसे ही कहेंगे। तो विसरण की परिभाषा समझ में, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः ही मिल जाए तो उसे विसरण कहते हैं। तो आज के लिए तो अपन इतना ही करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट चैप्टर या अगले नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो आज के लिए इतना ही, इतना काफी। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।